तो डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपके साथ साथ फिर से हमारे साथ विवेक जुड़े, बट दोनों में डिफरेंस है। विवेक 2 दिन पहले एस्पिरेंट थे और आज डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो मेरे तरफ से और पूरे मनु एकेडमी की तरफ से विवेक आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताओ आप कि 2 दिन पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, जब अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे थे, कितना आपको मतलब कितना कॉन्फिडेंट हाँ, था कि 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, थोड़ा नर्वस था बेसिकली, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू थोड़ा एवरेज गया है और हम्म। एक्चुअली मेरे रिटर्न में मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो अच्छा। वो बेनिफिट है। बट मुझे लग रहा था कि मेरा 380 390 जैसा मैं स्कोर कर लूंगा, बट वो 401 हो गया है। तो वही मुझे मुझे एक एज मिल गया। आई थिंक 25 मार्क्स का एज मिल गया मुझे वहीं पे सेकंड कैंडिडेट से। तो आई थिंक वो आपका हो गया। ऐसा था कि हो जाएगा, 99% था हो जाएगा, बट वो 1% जो डर रहता है वो डर तो था ही। मतलब आपकी रैंक 1 है, आप अब डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव हाँ, इंजीनियर हो। क्या मतलब एहसास में बदलाव कैसा है? नहीं अभी वो फील नहीं कर पा रहा हूँ अभी, शायद बाद में रियलाइज होगा, कल शायद सुबह जा उठूंगा बाद या फिर मतलब 2-3 दिन बाद पता चलेगा। अभी वो रियलाइज ही नहीं हो रहा है एक्चुअली कि अच्छा। हाँ क्लियर कर लिया है करके। ओके ओके, अच्छा रिजल्ट आया तो कैसे पता चला? सबसे पहले कहाँ देखा आपने कि रिजल्ट आ गया है, या किसी ने बताया? एक्चुअली एक फ्रेंड ने कॉल किया था। मैं मेरा फ्रेंड की कल शादी है, तो मैं तो कपड़े ट्राई कर रहा था कहीं पे जाके। हम्म। तो ट्राई कर रहा था, बीच में एक फोन आ गया, तो फिर उसी ने बताया कि हो गया है करके, रैंक 1 है। तो अच्छा, फिर चेक किया मैंने। मतलब ये फ्रेंड कौन था, मतलब जो पहले आपका रिजल्ट देख लिया फिर आपको बताया? मनु अकेडमी में ही है, वो एक फ्रेंड है, तो अच्छा। उसी ने बता दिया था। वो चेक पता नहीं उसको से पहले पता चल गया होगा। तो ओके मैं ओके। वेट कर रहा था पूरा दिन, बट वेट करते करते मैं थक गया, तो फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब ये था, आपको भी किसी था और को कि पता आज चल आ गया। जाएगा रिजल्ट। हाँ, आज आ जाएगा ऐसा था मुझे। तो जब उसने बताया कि आपका हो गया है, तो फिर ऐसा नहीं लगा कि दोस्त बहुत काटते हैं, ये साला काट तो नहीं रहा है? हाँ। पहले कंफ्यूजन हो ही गया कि मतलब मजाक तो नहीं कर रहा है। हाँ। तो मतलब उसने बोला कि रैंक 1, वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे था कि हो जाएगा मतलब। बट हम्म। रैंक 1 तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब फाइनली आपने फिर देखा आपने रिजल्ट अपना? हाँ, बाद में देखा मैंने, तो फिर 2 बार मैंने चेक किया ध्यान से, बाद में मतलब रियलाइज हुआ, हाँ मेन मतलब मेंस में मार्क्स मेरे बहुत अच्छे थे, तो हम्म। उस वजह से हो गया वो। ओके, तो अभी कहाँ पे रहते हो आप? फैमिली के साथ रहते हो या फिर कहीं बाहर अकेले रहते हो नहीं, अभी फैमिली के साथ रहता हूँ। मतलब आप? प्रिपरेशन के लिए मैं अभी पर्टिकुलरली डीई के प्रिपरेशन के लिए मैं जुलाई में चला गया था गांधीनगर, ओके। मतलब आइसोलेशन में रहने के लिए ही। हम्म। तो इस डीई के लिए ही पर्टिकुलरली मैंने मतलब जुलाई में ही मतलब मैंने प्रीलिम्स दिया, और बाद में ही मैं जुलाई में चला गया था। मुझे पता था प्रीलिम्स में हो जाएगा, मतलब प्रीलिम्स में भी 350 मार्क्स थे, तो मुझे पता था कि दूर दूर तक कोई नहीं होगा उसमें। तो फिर मतलब वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेंस तो मैं लिखने वाला हूँ, तो इसलिए मैं चला गया था। तो वहीं पे मैंने आइसोलेशन में ही 3 महीने प्रिपरेशन किया, लिखा मेंस इंटरव्यू सब अब खत्म हो गया, तो अभी जनवरी में घर पे आ गया हूँ तो अभी घर वालों का कैसा रिएक्शन था? आपने मैं। किससे सबसे पहले किसको बताया आपने कि मेरा रिजल्ट आया है और मैं रैंक 1 मेरा है? मेरी दीदी थी मेरे साथ जब मैं ट्राई कर रहा था, तो वो अच्छा, पहले आपके। खुश हो गई, फिर उस हाँ फिर उसने बताया मम्मी पापा को, तो वो भी खुश हो गए। वो हम्म। भी प्रे कर रहे थे कि हो जाए, 2-3 दिन से जब से इंटरव्यू दे के आया था, तो उनको भी था ऐसा कि हो जाएगा हो जाएगा। तो सभी मतलब घर में सभी 2-3 दिन से वेट ही कर रहे थे रिजल्ट का, कि हाँ रिजल्ट आ जाए ऐसे करके। बहुत बड़ा दिन होता है, अभी क्योंकि तो सब। हर हाँ। मतलब हर इंजीनियर से ना, मतलब कुछ ज्यादा अगर आप कुछ दूसरा कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में कुछ और किया आपने, तो शायद उतना उम्मीद ना रहे। हम्म। बट जब आप एक इंजीनियरिंग हाँ, ग्रेजुएट होते हो तो लोगों को उम्मीदें होती हैं, और आप तैयारी कर रहे हो तो और ज्यादा उम्मीदें होती हैं। खैर, हाँ, अब ये सारा हमारा थोड़ा सा ये रहा। आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ, बैकग्राउंड आपकी कि कहाँ से हो, और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कैसे पढ़ाई स्टार्ट हुई, फिर प्राइवेट में आप गए जैसे हमारी थोड़ी बात हुई थी कल। फिर आप प्राइवेट छोड़ के हाँ, हाँ अचानक से क्या मन में आया कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ गए? सर, बेसिकली 10th 12th मेरा पूरा स्कूलिंग वडोदरा में ही हुआ है। अच्छा। तो मेरा टाइम में पहले से ही मतलब थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट तो था ही, मतलब हम्म। तो कॉलेज भी अच्छी मिल गई थी मुझे, वो वडोदरा में ही मिल गई थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से किया है।
हम्म मैकेनिकल। तो वो 2016 में मैंने कंप्लीट किया था। तो हम्म उसी में मेरा इंटरव्यू था एक कैंपस में, तो उसी में हो गया था। क्योंकि वो कंपनी मुझे पता थी कि वो उसका प्लांट मतलब वडोदरा में है। ओके। मेरा प्रेफरेंस था कि मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी, मेरे पापा उसी साल में मतलब रिटायर होने वाले थे, जिस हम्म साल मतलब मैं पास आउट कर रहा था। हम्म तो फिर मतलब मैंने प्लान किया था कि अगर वडोदरा में मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि मम्मी पापा को मतलब इस एज में कहीं पे मूव ऑन कराना मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो फिर हम्म अ, इधर ही मैंने, मुझे मिल गई थी पहले ही इंटरव्यू में मेरे, मतलब हो गया सिलेक्शन। तो वडोदरा में मैंने 3 साल किया फिर इधर। हम्म बट वो जॉब में फिर वो ऐसा हो रहा था कि प्रमोशन और वो वगैरह, मतलब प्राइवेट में वो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है। हम्म तो मुझे वैसा हो गया, मतलब मैं गेट के लिए ट्राई कर रहा था 2 साल से। बट उसमें भी कुछ हो, मतलब मेरा रैंक 3000 जैसा मतलब आ रहा था, बट उससे इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मेरा प्राइमरी फोकस फिर आईएएस था जब मैंने जॉब छोड़ा जुलाई 19 में। हम्म मैंने मतलब फिर उसी में प्रिपरेशन किया, इस हैदराबाद गया था मैं। तो हम्म वहीं पे मैंने 6 महीने प्रिपरेशन किया, क्लासेस कोचिंग पूरा लिया। मतलब उस टाइम वही मेरा एक स्ट्रगल पीरियड है जो मैं बोलता हूँ। तो अगर वो 6 मंथ पूछोगे कि मैंने कब प्रिपेयर किया है, तो वही 6 मंथ है प्रॉपर। क्योंकि वो 6 मंथ मेरी पढ़ाई होती थी 16 से 18 घंटा तक, मैं बोल सकता हूँ। हम्म मतलब मैं सोता भी नहीं, कई बार तो ऐसा होता था कि 4 घंटा सो लिया, दूसरे मतलब उठ के चले गए फिर से क्लासेस में, क्योंकि क्लास ही 14-14 घंटे के होते थे। तो फिर वो मतलब वही एक स्ट्रगल पीरियड था 6 मंथ का, जो एक बार निकल गया बाद में फिर वो जरूरत ही नहीं पड़ी उतना पढ़ने की। तो प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर लिया था आईएएस का। हम्म वो मुझे डेट के साथ भी याद है, भले ही 2 साल पुरानी बात है। 5 जनवरी को था, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। फिर 15 जनवरी को एक सर्कुलर आ गया रेलवे बोर्ड का कि मतलब हम वैकेंसी विड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम कुछ नया लेके आएंगे, उसके थ्रू हम रिक्रूट करेंगे करके। तो हाँ उनका यूपीएससी कुछ था। से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो हो गया फिर। तो हम्म मेरा पहले से था कि रेलवे बोर्ड में ही जाना है, बाकी बोर्ड मुझे मतलब बॉर्डर और उसमें मेरा कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो फिर मैंने मेंस, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने मेंस के लिए मतलब ज्यादा अप्रोच नहीं किया, प्रिपेयर भी नहीं किया मैंने। हम्म तो फिर उसी मतलब मैंने आरटीओ और मैंने पहला जीपीएससी का फॉर्म आरटीओ का भरा था बेसिकली। हम्म उसके पहले मैंने एक नर्मदा की दी थी, जो क्लास 2 की हुई थी, आई थिंक 19 में ही हुई थी जॉब हम्म के साथ। बट वो मैं ऐसे ही चला गया था। तभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब ई ई टिक नहीं करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो वो भी मैं अभी भी छोड़ के बहुत आ गया लोगों को था, पता वो नहीं भी होता पता नहीं है। था तब। हाँ, काफी बहुत सारे बहुत कैंडिडेट कहते मैंने हैं। मतलब, हाँ बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है। तो मेरा पहली बार था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही टिक कर दिया। अगर उसमें भी अगर मैंने टिक नहीं किया होता, वो मतलब ई टिक कर दिया होता, तो मेरा हो जाता इंटरव्यू के लिए, एटलीस्ट हो जाता उस टाइम पे। तो वो मुझे पता नहीं था, वो एक मिस आउट हो गया था। मैं कट ऑफ आई थिंक 2-3 मार्क्स से छूट गया था मेरा। और मैंने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो वो 5 मार्क नेगेटिव मिल गए थे। तो हो गई एक बात। बट फिर मैंने मतलब जीपीएससी आरटीओ का फॉर्म भरा था, वो हम्म दिसंबर 19 में आया था। तो वो मेट्रो में मैं ट्रैवल करता था हैदराबाद। हम्म तो बस ऐसे ही भर दिया था स्टेयर्स, मतलब उतर रहा था, देखा तो भर दिया मैंने बीच से रास्ते में ही। कोई मतलब तभी ऐसा नहीं था मोटो कि हाँ जीपीएससी करना है करके। बट वो एक बार वो विड्रॉ हुआ बाद में, फिर मैंने डिसाइड किया कि, और वो बाद में लॉकडाउन हो गया एक्चुअली मार्च में हम्म 20 में। तो फिर वो डिसाइड कर लिया कि अभी जीपीएससी ही करना है, गुजरात के बाहर नहीं जाना है। मम्मी पापा को भी ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है कि मतलब बाहर कहीं पे जाऊंगा तो उनको भी सेटल होना पड़ेगा करके। हम्म तो फिर पीएसयू के भी मैंने 4-5 इंटरव्यू जो मेरे थे गेट 2020 के बेसिस पे, मैंने सारे स्किप कर दिए। बाक थ्रो का आया था, वो मैं स्किप करने वाला था इस साल, बट पापा ने मतलब थोड़ा बोला कि नहीं जाके दे के आ, तो फिर मैं चला गया। बाकी मैं वो भी नहीं देता बेसिकली, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि गुजरात के बाहर नहीं जाना है अभी। हम्म और मतलब बाद में तो एक के बाद एक जो भी जीपीएससी के एग्जाम दिए, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था ही। एक बार आरटीओ का मतलब मुझे स्कोर पता चला बाद में, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही गया आरटीओ था का मेरा भी हमने कि शायद जीपीएससी में। ग्रुप में डिस्कशन किया था, तो आपके हाईएस्ट थे या फिर किसी, मतलब कुछ ऐसा था कि कितने मतलब मार्क्स? एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मार्क्स 265 प्लस है। हाँ तो तो शायद अभी तो हाईएस्ट आपके ही थे, जो मेरे पास लिस्ट थी जो हमने फॉर्म हाँ, फिलअप करवाया था। आई हाँ थिंक हो सकते हैं किसी और के भी हो सकते हैं, कोई नया बताया वैसा करके हो सकता है। बट आई हम्म थिंक बहुत अच्छे मार्क्स थे उसमें भी, तो वही से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि
मतलब अभी जो भी एग्जाम दूंगा, आई थिंक मैंने बाद में किसी भी एग्जाम में उतना प्रिपरेशन नहीं किया, ये एक अकेली डीई थी जिसमें मैंने प्रिपरेशन किया था, हम्म, क्योंकि मतलब कोर्स पूरा एक अलग ही था पूरा। मतलब एकदम बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, आप सिलेबस देखोगे तो जीपीएससी ने 37 पेज का एक प्रिंट करके दिया हुआ है, तो लोग पहले देख के ही डर जाते हैं पहली बात तो। हम्म। तो बहुत सारे वही कैंडिडेट फिर फॉर्म फिलअप नहीं प्रीलिम्स करते हैं क्लियर कि हुआ। नहीं हो पाएगा हाँ हमसे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है जो लोग एमवीआई में स्कोरिंग है, मेरे मतलब जितने भी कांटेक्ट में है, वो डीई में नहीं थे, और जो डीई में वो मतलब दूसरी किसी एग्जाम में नहीं है। मतलब डीई के इंटरव्यू में मुझे ऐसे ऐसे लोग ही मिले थे जो जनरली मतलब जिन्होंने मेंस में अच्छे से प्रिपेयर किया हो, हम्म। जिन्होंने फोकस किया था मेंस में, जो मतलब भले आपके पास नॉलेज है, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। वो आईएएस में भी सेम फंडा रहता है, हम्म। वो यूपीएससी भी आप लिखोगे तो उसमें भी सेम है कि मेंस में आपको मेहनत करनी। वो एक हमारे एक सर क्या करते थे कि मतलब आपको अगर गेट देना है तो आपको मतलब नॉलेज चाहिए, आपका ब्रेन शार्प होना चाहिए, मेहनत कम होगी तो भी चल जाएगा। हम्म। बट आप जब भी आईएएस लिखते हो तो एक पूरा मतलब जैसे गधा चलता है एक स्ट्रेट लाइन में, आपको पता है कि नहीं इस पे मेहनत ही है, मेहनत है, बट वो आपको हम्म। मेहनत करता रहना पड़ेगा मतलब। तो वही है कि वो मेहनत पे ही पूरा क्लियर होता है, जो भी मेंस इंटरव्यू वाला पूरा एक जो ऐसी कोई एग्जाम्स भी होती हो, है मतलब जो वो मेंस मेहनत पे ही एग्जाम्स होते डिपेंड हैं, कर। इवन यूपीएससी वाले कहते हैं कि आप लिखने की हाँ प्रैक्टिस करो, जितना जल्दी हाँ लिख पाओगे। तो मेंस तो ऐसे ही हाँ होता है हाँ हाँ। कि आप जितना पढ़ लो ज्यादा और जितना लिख लो, दोनों चीजें। हम्म। खैर, एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आपका बीटेक का परसेंटेज मैं जानना चाहता हूँ। कितना था बीटेक का आपका परसेंटेज? मेरा बीटेक का 75.73% एग्रीगेट था, मीन्स आठों एग्रीगेट सेमेस्टर था। में डिस्टिंक्शन था, हाँ। ओवरऑल डिस्टिंक्शन हर एक में 70+ ही स्कोर था। तो मैं ये बट इसलिए फिर भी पूछा मैं हूँ कि कई बताऊं तो सारे। मेरी कॉलेज में मेरी हाँ मेरी हाँ कॉलेज में मेरा 15th रैंक था फिर भी। मतलब मेरी कॉलेज में ऐसे धुरंधर भरे पड़े थे, अभी भी मतलब बहुत सारे डेप्यूटी कलेक्टर है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, अगर प्राइवेट में भी है तो बहुत सारों ने कैट क्लियर किया हुआ है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट ही वैसा था। हाँ, मैं यही इसीलिए आपसे पूछा हूँ कि कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे होंगे कि वो इस वजह से लेके जाते हैं ना कि ठीक है, कम पढ़ाई करके भी, जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग में 6 महीना पढ़ाई किया अच्छे से, बाद में आपने पढ़ाई थोड़ा सा कम भी किया तो चल जाता है। तो हमें एक चीज हम्म। समझना है कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने बीटेक बहुत अच्छे से किया है, पढ़ा है, तो सब्जेक्ट आपको रिवाइज ही करना होता है, क्योंकि जो आपने बीटेक में पढ़ा है वही यहाँ पे प्रिपरेशन में है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हाँ है। अगर आपने बीटेक में मेहनत नहीं किया है तो यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग हाँ सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना। इस पे मत चले जाना कि 1 साल में हमारा नहीं निकल रहा है तो उसका निकल गया तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। हाँ। ये सेंस था मेरे पूछने का। खैर, एक चीज मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप जब ईएस की तैयारी करने गए, तो ठीक है, उस टाइम तो जो ईएस का पैटर्न होगा आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। बट जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे जीपीएससी में आना है, तो जीपीएससी के लिए आपने ईएस का ही सिलेबस पढ़ा या स्पेसिफिक कोई दूसरे बुक्स फॉलो किया? मतलब सर मैंने पहले से ही मतलब मेरा बेस इतना स्ट्रांग था, जब भी मैंने क्लासेस भी एक्चुअली स्टार्ट किए थे तब मेरे पास खुद की एक नोट्स थी ऑलरेडी बनी हुई। तो मैं जब भी मतलब क्लासेस में जाता था मैं खुद की ही नोट यूज करता था, वो जो भी बोलते थे सिर्फ वैल्यू एडिशन करता था अपनी नोट्स में। तो मेरी नोट्स भी आप देखोगे मतलब 400 पेज की एक एक सब्जेक्ट की बुक्स मैंने खुद की बनाई हुई है। आगे मतलब वही है कि मतलब वही मुझे हेल्प करता है। अच्छा, तो मतलब आप नोट्स आपने पढ़ा है स्पेसिफिक, जो आपका ये जीपीएससी है उसके लिए हाँ आपने कोई दूसरी बुक प्रिफर्ड नहीं किया था हाँ। आपने? नहीं, अलग नोट्स। अलग नहीं किया है, मेरा जो आईएएस का प्रिपरेशन था वही मैंने यूटिलाइज किया है बस। एक तो बुक्स का जनरली लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें क्या, तो अगर हाँ आपके हिसाब से मान लीजिए, आप एक तो चलो आपका नोट्स है, हो सकता है लोग आपसे नोट्स भी मांगने हाँ लगे। और एक चीज मैं पहले कहता हूँ कि हाँ। मुझसे वो कोई हो इनका गया, शुरू हो नंबर गया मत वो। नंबर नहीं मांगेगा, मैं पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, किसी की भी नहीं करता हूँ। कई सारे लोग हाँ मांगते हैं कि सर उस लिस्ट में इतने लोग हैं, मेरा वेटिंग इतना आ रहा है, आप दो, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं किसी की पर्सनल डिटेल किसी को शेयर नहीं करता हूँ। और थोड़ा सा मुझे एम्बेरस फील होता है हाँ जब हाँ सामने से कोई मांगता है और मैं मना करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ तो आप हाँ उसका पर्सनल डिटेल मुझसे ना मांगे। टेलीग्राम ग्रुप में ये हैं, आपको कुछ मांगना है तो इनसे डायरेक्टली आप मांग सकते हो। कंफर्टेबल रहेगा तो एक्सचेंज कर देंगे, मटेरियल वटेरियल अगर इनको लगेगा कि कंफर्टेबल है हम शेयर कर सकते हैं तो। चलिए, तो आप कोई अपने तरफ से बुक रिकमेंड करना चाहेंगे, अगर आपको लगता हो कभी आपने फॉलो किया हो, या फिर
किसी और की रिकमेंडेशन हो, जो साथ दोस्त मित्र पढ़ते हो, कि ये मटेरियल ठीक है? क्योंकि अक्सर लोग यही जानना चाहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ा था ये आदमी जो टॉपर हुआ है, वही हमको पढ़ना है। हालांकि ये एक चीज आपने पहले बता दिया कि भाई अपना पढ़ोगे तभी होगे, दूसरे का पढ़ के शायद नहीं हो पाओगे। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट अपनी रेफरेंस बुक से ही किया था। जनरली जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती है जैसे हमारी थी, तो हमारे में कोई मतलब वो टेकमैक्स वगैरह बुक्स नहीं आती थी। हमारे टाइम पे एक ही बुक आती थी, वो मतलब रेफरेंस बुक यूज करते थे हम, कॉलेज से ही हमको आदत थी वो एक, हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है तो पीके नाग, मशीन डिजाइन है तो वीबी भंडारी, वो पहले से एक स्टैंडर्ड ही था हमारा। तो वो पढ़ते थे, तो इसलिए हमको वो मतलब जब भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ था। क्योंकि गेट आईएएस करते हो तभी आपको वही बुक्स पढ़नी पड़ती है, रेफरेंस बुक्स। आप किसी भी कोचिंग या उसका मटेरियल पढ़ के आप उतना मतलब डेवलप नहीं कर पाओगे खुद को। कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं वो आपको रेफरेंस बुक से ही मतलब मिलेंगे। आपने अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो फिर वो आपके साथ चलेगा पूरा टाइम। तो मैं हर एक अगर कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, एकदम कॉलेज पास आउट है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक साल में जो भी रेफरेंस बुक्स है सारे सब्जेक्ट्स की, वही आप स्टडी करेंगे तो बेटर रहेगा। या फिर आप कोचिंग कर रहे हो तो अलग बात है। एक बार आपने रेफरेंस बुक स्टडी कर ली है, बाद में आप जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव बुक्स है जैसे कि खुरमी, आरके जैन और वाईसीटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट, ईएससी या फिर एसएससी, उन सब पे आप जा सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप उसमें से कौन सा मटेरियल पिकअप कर रहे हैं। बट आपको आई थिंक पहले अपना बेसिक्स क्लियर कर लेना चाहिए जो भी है। मतलब एक रेफरेंस बुक्स ले लो या फिर कोई कोचिंग का एक प्रॉपर मटेरियल है, किसी की नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मतलब किसी की नोट्स ले ली, किसी के नोट्स से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप वहीं पे घूमते रहोगे आपको मतलब। तो उससे बेटर है एक रेफरेंस बुक्स रिफर कर, प्रॉपर एक मटेरियल रिफर कर लो, वो बेटर है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक्स पे जा सकते हो। और इस टाइम पे भी अगर खुद की नोट्स बनाएंगे तो बेटर है, वो रिवाइज करने में एक आसानी होती है उस टाइम पे। जब भी आपकी एग्जाम होती है लास्ट एक मंथ में, आपको रिवाइज करने के लिए वो इजी हो जाता है थोड़ा। चलिए एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे मेंस की प्रिपरेशन थी, अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, भगवान जाने, बट फिर भी हाँ। इन फ्यूचर कोई अगर देख रहा है तो मेंस की अगर हमको प्रिपरेशन करनी है, तो आपने मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन से बुक फॉलो करने हैं? आप तो बता दें कि आपके पास मटेरियल था तो जनरली आप वो फॉलो कर रहे होंगे, बट स्टिल जो आंसर राइटिंग थी, हाँ। जो हमको ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट्स बनाने हैं या फिर हम्म। एक्सप्लेनेशन करना है, शायद नोट्स में उतनी चीजें हम लिख पाते हैं, अकोमोडेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, बट क्या फॉलो किया था अपने स्ट्रेटेजी में मेंस के लिए स्पेशल? इसके लिए मैंने एक्चुअली सर प्रीलिम्स के पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर ही लूंगा, तो मैंने उसके पहले भी 2 मंथ मेंस के लिए प्रिपेयर किया था। तो मैंने टोटल में 5 मंथ का बोलूँ तो मैंने एक तो अपनी नोट्स थी जो मैंने प्रिपेयर की हुई थी ऑलरेडी, जिसमें गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ईएससी के न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने रिफर किए थे बेसिकली, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चंस आएंगे तो बुक्स में से ही आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे मतलब मैसेज करके उस टाइम पे पूछते थे कि प्रीवियस ईयर ईएससी करे क्या, क्योंकि ईएससी में से क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब उस टाइम पे भी मैं बोलता था कि आप लास्ट 5 ईयर्स के कर लो, 10 ईयर्स के कर लो, क्योंकि वो फिक्स नहीं है कि वो लोग ईएससी में से ही पूछेंगे। क्योंकि इस बार के जो मेंस के पेपर थे वो बहुत ही लेंदी थे, और मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम जैसे कि एग्जाम्स देते हैं सेम उसी पैटर्न था, ईएससी के एक भी क्वेश्चंस उसमें नहीं थे। बट जो क्वेश्चंस थे वो इतने लेंदी थे, अगर आपने राइटिंग, तो आप पेपर 120 मार्क्स का भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे 200 में से। मैंने खुद ने ऑन एन एवरेज 140 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 135 140। 3 पेपर जो भी टेक्निकल रहते 200 मार्क्स के, मैंने 135 140 का ही अटेम्प्ट किया था। और नॉन टेक में मैंने 100 किया था, जो भी दोनों पेपर्स थे, इंग्लिश गुजराती। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट आउट ऑफ 800 600 के आसपास था, 610 जैसा। तो उसमें से मैंने 400 मार्क्स स्कोर किए। आई थिंक मैंने एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया था, बजाय कि मैं ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जाऊं, उससे बेटर मैंने मतलब कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दिया था। जब भी मैं थियरी लिखता था, मुझे पता था कि जैसे कि हीट ट्रांसफर में उन्होंने पूछा था पैरेलल काउंटर, जो भी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है उसका एलएमटीडी डिराइव करो, तो वैसे क्वेश्चंस मुझे पहले से पता था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही थियरेटिकल। क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, तो थियरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किए थे।
क्वेश्चंस बेसिकली इसमें पूरे अभी तो मैंने नया स्टार्ट किया है, जैसे कि ई का ऑलरेडी मेंस आने वाला है, तो उसमें मैंने खुद की नोट बना के प्रॉपर जैसे जीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया, एक एक क्वेश्चन खुद से ही बनाता हूँ, खुद से ही आंसर लिखता हूँ उसका। तो वही बेटर है, आप खुद की नोट मेंस के लिए भी बनाएंगे एक अलग से तो बेटर है। आप अगर बुक्स में जाएंगे तो एंड में उसमें भी कंफ्यूज होने वाले हैं वापस, और जब भी आप लिखने जाओगे पेपर में तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आपने आधा क्वेश्चन लिखा फिर कंफ्यूज हो गए कि हाँ कितना कंप्लीट करना है, क्योंकि वो उसका स्पेस हमको पता है 2-3 पेज का स्पेस रहता है, तो स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज करना है और इफेक्टिव सॉल्यूशन लिखना है। जो भी लिख रहे हो वो इफेक्टिव लिखो, या नहीं आता है तो फिर उसको मतलब कई लोग मतलब आधा लिख के छोड़ दिया तो उसके मार्क्स आई थिंक नहीं मिलते। तो अभी पता चलेगा जब भी मेरी मतलब आंसर शीट आएगी तो वो भी मैं शेयर करूंगा, अभी 2-3 दिन बाद आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि ये पहली बार था तो मुझे भी अभी से किया है। तो डेफिनेटली एक बार आएगा मेरा आंसर शीट तो मैं शेयर करूंगा। मार्क्स देते हैं वो, बट वो है कि अब एग्जामिनर के ऊपर है कितना मार्क्स देता है। हाँ हाँ वो स्टेप मार्किंग करते हैं, बट अब कितना करेंगे वो तो रहेगा। बट ये है कि क्वेश्चन अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो हाँ मुश्किल होता हाँ है कि आप कहीं भी अटक सकते हो। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल तो है कि फॉर्मूला पता है, आप थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड है आपका तो हाँ सॉल्व कर लोगे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो डेरिवेशन है वो तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कई सारी चीजें आती हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर वो भूल गए आप चीजों को तो फिर याद ही हम्म। नहीं आएगा कि ये आगे वाला स्टेप क्या है, तो गए काम से। खैर गए काम से उधर। हाँ, तो अभी आप ई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, होप सो कि वहां पे भी आपका बहुत अच्छा हो, और हाँ ये भी फिर से हम लोग ई का भी डिस्कस करें। तो आप एकदम से डबल ए ई फिर ई, ए फिर डबल डी फिर ई, मतलब ऐसे आप जा रहे हो ऊपर। मतलब आपका ए डबल ई भी होने वाला है, ई भी होने वाला है नहीं सब। नहीं सर, मैंने ए डबल ई नहीं दिया था मैंने अच्छा, इसका, मतलब मैं डिप्लोमा एलिजिबल नहीं हूँ तो। ओके ओके ओके, कोई बात। हाँ मुझे तो लगा कि मतलब आपने कल वाले में बोला था कि डबल ए तो मेरा फिक्स ही है, इससे पहले वाले वो इंटरव्यू। जीएमसी जीएमसी में दिया था बट उसमें अलाउ किया था एक्चुअली। अच्छा तो मैंने GWSSB का ए ही नहीं दिया है, मतलब अच्छा डबल अच्छा, ए ही नहीं दिया है GWSSB का, बट जीएमसी का दिया है, जीएमसी में फिक्स है। ओके ओके। एक क्वेश्चन और है कि जनरली क्या होता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो, प्रिपरेशन में मुझे ऐसा हाँ लगता है कि जो फैमिली है ना, फैमिली का जो हाँ इमोशनल सपोर्ट होता है, हालांकि वो हाथ पकड़ के आपको लिखना तो नहीं हाँ सिखाएंगे, बट इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि फैमिली हाँ वाले बहुत आप ही। प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितना इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जॉब कर रहे थे, तो जब आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तो परिवार को बताया, बैग उठा के हाँ घर आ गए? नहीं नहीं, पापा से डिस्कस किया था मैंने, क्योंकि अच्छा उस टाइम पे तो मतलब मैं जैसे बताया कि मतलब मैंने जब जॉब छोड़ा तो मतलब उसी मतलब जब ज्वाइन ज्वाइन किया था बेसिकली उसी के 6 महीने बाद मेरे पापा रिटायर हो गए थे। ओके ओके। तो मतलब अर्निंग जैसा तो कुछ था, मैं अकेला ही था तभी, जो 2.5 साल उसके बाद भी मैंने जो जॉब किया तभी। तो जब मैंने छोड़ा तो मुझे पता था कि अभी अर्निंग बंद हो जाएगी एकदम से, कुछ मतलब अर्निंग तो कुछ नहीं होगी, बट मैंने सेविंग्स की थी। तो मुझे पता था कि मैं 2-3 साल एटलीस्ट में सर्वाइव कर लूंगा। उसी टाइम पे मतलब मैंने जॉब छोड़ा तो पापा से एक बार डिस्कस किया था, तो पापा ने भी बोला कि नहीं हो जाएगा। पापा को कॉन्फिडेंस था, पापा मैं जो भी एग्जाम देने जाता था तो मेरे साथ ही आते थे बेसिकली, हर एक एग्जाम में मेरे साथ आते थे, वो बाहर खड़े रहते थे जब तक मैं पेपर लिख के नहीं आता। तो उनका तो सपोर्ट था ही पूरे, मतलब जो भी था, जो भी पीरियड रहा है हर एक टाइम पे उनका सपोर्ट रहा है। नहीं मतलब अंकल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अरे बेटा किसी को मिलती नहीं है, तुम छोड़ रहे हो, पहले एक बार निकाल लो फिर सोचना छोड़ने की, या मैं रिटायर हो गया तुम कमाने वाले हो। अब चूंकि आपके सर्वाइवल का नहीं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर एक हाँ हाँ फैमिली भी हाँ डिपेंडेंट हो जाती है। जैसा भी हो, हाँ इनकम किसी की कैसी भी हो, बट सेटलमेंट उसी के हिसाब से। ज्यादा इनकम है तो ज्यादा एक्सपेंडिचर भी होता है, कम इनकम है तो कम एक्सपेंडिचर होता है। तो आप इनकम कर रहे हाँ थे तो हाँ डेफिनेटली हाँ। फैमिली कहीं ना कहीं डिपेंड होगी उस पे। तो ऐसा नहीं बोले कि अब मेरी भी जा रही हम्म। है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी इनकम बंद, तुम छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी बंद, कैसे चलेगा? नहीं नहीं सर, वो मैंने जब भी मतलब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने वो उतनी सेविंग्स कर ली थी प्रॉपरली कि मैं मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि मैं 3 साल तो आराम से मतलब रह सकते हैं एकदम, कुछ मतलब 5 साल भी बोलो तो 5 साल का भी मैंने बैकअप बना लिया था उस टाइम पे, जब भी मैं मतलब कर रहा था मैं सेविंग्स मैंने उतनी कर ली थी। अच्छा, स्पेंड घर मेरा वालों ने उतना था ऐसा नहीं उस टाइम पे। ऐसा नहीं कहा कि अब हम तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं, तुम जॉब छोड़ने की सोच रहे हो?
हाँ वैसा तो वो तो होता ही है, बट वो तो एक चीज है कि जब तक आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि नहीं मैंने कुछ अचीव कर लिया है, तब तक आप मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हो किसी और चीज में। तो ओके, तो अभी आप ई पे फोकस कर रहे हैं, तो ई के अलावा क्या नॉन टेक्निकल साइड भी आपका इंटरेस्ट है? सोचा है कि ई कर लूंगा फिर इसके बाद नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन नहीं करूंगा? था तो नहीं, बट अभी धीरे धीरे आ रहा है। तो अच्छा। अभी तो अभी तो आपने ई है। आपने शुरू में कहा ना कि मेरे साथ के जो डेप्यूटी में कलेक्टर में भी है, तो मुझे हाँ हाँ लगा कि क्या हाँ। मालूम आपका भी इंटरेस्ट लग रहा है कि आ रहा है। तो नहीं अभी तो नहीं है, बट शायद आ सकता है फ्यूचर में, देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ रहेगा नहीं कुछ अचीव करने के लिए, तो ट्राई कर ही सकते हैं। चलिए। बट वो एक प्रोसेस लंबा है, अगर नॉन टेक में जाता है तो जाते हैं तो 2 साल जैसा, तो मतलब उसमें भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन लगता है, तो फिर वो एक अलग ही चीज है, देखते हैं वो बाद में, बट एटलीस्ट अभी के लिए हम मैं टेक्निकल पे ही फोकस। हाँ, टेक्निकल में तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि इस हाँ बार डी की भी वैकेंसी आई है और ई की भी आई है। और मैकेनिकल हाँ की हाँ। ई की वैकेंसी बहुत कम आती है, सिविल वालों की आती है। बहुत ही हाँ, कम आती है। रेयर आती है, तो ये बार तो मैं तो जब गोल्डन। वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन आया ना, जिस दिन नोटिफिकेशन आया, तो मैं उसी दिन खुश हो गया था कि हाँ भाई चलो नोटिफिकेशन आ गया करके। मैं उस मतलब रिजल्ट आ गया करके उसी दिन खुश हो गया था, मतलब आती ही नहीं है ई की वैकेंसी, हाँ, तो ई की वैकेंसी एक नहीं गोल्डन आती। अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे होता है ये क्वेश्चन कि आपके हाँ एक्सपीरियंस, आपके स्ट्रगल के हिसाब से और जो भी एक्सपोजर है आपका, उसके हिसाब से आपकी क्या करना चाहिए? पढ़ना नहीं पढ़ना तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाँ मेंटल डिसेबल भी हो जाते हैं, तैयारी करते करते सिलेक्शन एक दो बार नहीं होता है। मुझे मैसेज आते हाँ रहते हैं, हाँ। मैं तो कहता रहता हूँ, बट जो लोग टॉपर होते हैं, जो सिलेक्शन लिए हैं जिस एग्जाम की कोई वो लोग कहते हैं तो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आप बताओ कोई सजेशन अपने सर हिसाब से। बेसिकली प्रेशर तो रहना ही चाहिए, अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पहली चीज तो वही है। एक जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आउटसाइड नॉइज को आप अवॉइड करें, और मतलब फैमिली जो भी आपके लिए बोलती है, आपको कई बार कुछ सुना भी देते होंगे, तो वो आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, वो आपके लिए कंसर्न होते हैं बेसिकली। तो उसको आप एक अच्छे वे में ले, और मतलब जो आपका गोल है उसी को आप मतलब आप फोकस पे रखे, आप कहीं पे भटके नहीं इधर उधर। जब अगर आप खुद पे बिलीव करोगे और आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहोगे, तो आप वो चीज अचीव कर ही लोगे, कभी थोड़ी देर लगेगी बट आप वो चीज अचीव अचीव कर ही लोगे। तो खुद पे बिलीव रखे, और मतलब दूसरों से जब भी मतलब किसी से हेल्प मांग, मुझे भी किसी चीज में हेल्प चाहिए किसी चीज में तो मांग सकते हैं, मैं सपोर्ट करूंगा बेसिकली, जो भी नॉलेज शेयरिंग या वगैरह है। और ग्रुप भी हर हमेशा सर भी एक्टिव रहते हैं, हर एक मतलब टेक्निकल वे में और हर एक चीज में, मेंटली भी इमोशनली भी सपोर्ट करने के लिए। तो बस अपने पे बिलीव करें, और फिर मतलब हार्ड वर्क कंटिन्यू कंटिन्यू रखें आप। चलिए, तो विवेक एक बार फिर से मेरे तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ई में भी अच्छा करेंगे, सेलेक्ट होंगे, हम दोबारा मिलेंगे। श्योर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर।